शहरी जेठानी ने पकड़ा गांव की देवरानी का सीक्रेट ड्रेसिंग रूम। प्रिया अपना वार्डरोब खोलकर उसमें से पहनने के लिए कोई ड्रेस ढूंढ रही थी। तभी उसे किसी का कॉल आता है। प्रिया कॉल उठाते हुए, हेलो, हाँ शानवी बोल। प्रिया, हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। किटी पार्टी शुरू होने वाली है, लेकिन तू अभी तक नहीं आई। जल्दी आ। बस यार, किटी पार्टी के लिए ड्रेस ही ढूंढ रही थी, थोड़ी देर में आती हूँ। फोन रखकर प्रिया अपने लिए एक ब्लू कलर का शॉर्ट वन पीस निकालती है और उसे पहनकर बालों को कर्ल करती है और रेडी होती है। तभी विराज वहां आ जाता है और प्रिया को देखकर कहता है, वाह प्रिया, तुम तो इस ब्लू ड्रेस में काफी हॉट लग रही हो यार। वैसे तुम कॉलेज की सबसे हॉट और स्मार्ट लड़की थी, तभी तो मैंने तुमसे लव मैरिज की। वरना तुम्हें तो पता है ना कि मेरी माँ को तो संस्कारी बहू पसंद थी। अच्छा, अब तारीफों के पुल बांधना बंद करो और जल्दी से मुझे किटी पार्टी तक छोड़ दो, मुझे देर हो रही है। ऐसा कहकर प्रिया विराज के साथ हॉल में आती है, जहां उसके सास ससुर और ननद बैठे हुए थे। प्रिया को ऐसे शॉर्ट कपड़ों में देखकर सुशीला गुस्सा होते हुए कहती है, अरे प्रिया बहू, फिर तूने शॉर्ट ड्रेस पहन ली। तूने तो पूरी कॉलोनी में मेरी नाक कटवा रखी है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है और तू भी उसे कुछ नहीं कहता। माँ, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम्हारा जमाना गया। बड़े बड़े कपड़े पहनने का समय नहीं रहा। आजकल ऐसे ही कपड़े फैशन में। माँ, हे भगवान, अब तो बहू के साथ साथ बेटा भी बेशर्म हो गया है। मुझे तो संस्कारी बहू चाहिए थी, लेकिन मिल गई मॉडर्न। अरे जाने दो भाग्यवान, जाने दो। सुबह सुबह क्यों कलेश लगा रखा है। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी काम वाली शीला वहां आ जाती है और कहती है, मेम साहब, आप बता दीजिए मैं खाने में क्या बना लूं। जल्दी से बनाकर मुझे दूसरे घर भी काम करने जाना है। अरे तुझे जो बनाना है बना ले। वैसे भी मेरे नसीब में तो बहू के हाथों का खाना लिखा ही नहीं है। मुझे तेरे हाथों का खाना ही खाना पड़ता है। माँ जी, आपके ताने खत्म हो गए हो तो मैं जाऊँ? मुझे किटी पार्टी के लिए देर हो रही है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। प्रिया और विराज किटी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। विराज प्रिया को किटी पार्टी के बाहर छोड़ता है। प्रिया जैसे ही अंदर जाती है तो शानवी उससे कहती है, ओहो प्रिया, तूने कितनी देर लगा दी। क्या करूँ यार, मेरी सास ने तो मुझे परेशान कर रखा है। ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। वैसे तो अपनी सास की सुनती कहाँ है यार। नहीं सुनती तो इतना परेशान कर रखा है, सुनती तो पता नहीं क्या करती। छोड़ ना यार, सभी की सास का एक जैसा हाल है। चल हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। किटी पार्टी शुरू होती है। प्रिया सभी सहेलियों के साथ डांस करती है। सभी मिलकर गेम खेलते हैं और खूब मौज मस्ती होती है। शाम को प्रिया घर वापस आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन प्रिया शाम को अपनी सास से कहती है, माँ जी, घर में सब्जियाँ खत्म हो गई है, बनाने के लिए कुछ नहीं है। रात के खाने में क्या बनाऊं? अरे तो तू बाजार जाकर सब्जियाँ ले आना। अच्छा रहने दे, तू बाजार जाएगी तो छोटे कपड़े पहनकर जाएगी और फिर मेरी बेइज्जती होगी। मैं खुद ही जाकर ले आती हूँ। शिखा, तू कपड़े बदलकर मेरे साथ सब्जियाँ लेने चल। लेकिन माँ, मैंने जीन्स टी शर्ट पहनी है, इसमें क्या बुराई है? बहुत बुराई है। जाकर सलवार सूट पहन और अच्छी तरह दुपट्टा डालकर चल मेरे साथ। बहू ने तो बेइज्जती करवा ही रखी है, अब क्या तू भी करवाएगी? बेचारी शिखा अपने कमरे में जाती है और जीन्स टी शर्ट बदलकर सिंपल सलवार सूट पहनती है, दुपट्टा डालती है और फिर अपनी माँ के साथ सब्जियां लेने बाजार जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन माया सुशीला के पास आकर कहती है, सुशीला बहन, आज मैंने कीर्तन का प्रोग्राम रखा है, तो तुम अपनी बहू के साथ जरूर आना। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। बातें करने के बाद माया चली जाती है। शाम को सुशीला प्रिया से कहती है, अरे प्रिया बहू, हमें माया बहन के यहाँ कीर्तन में जाना है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ, 10 मिनट में। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर के बाद तैयार होकर बाहर आती है और कहती है, चलिए माँ जी, मैं तैयार हूँ। सुशीला देखती है कि प्रिया ने एक स्लीवलेस सूट पहना है और दुपट्टा गले में डाला हुआ है। ये देखकर सुशीला चिढ़ते हुए कहती है, अरे ऐसे कपड़े पहनकर भी भला कोई कीर्तन में जाता है? लेकिन माँ जी, क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? सूट ही तो पहना है और चुन्नी भी डाली है। बस तू रहने दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी कीर्तन में। ऐसा कहकर सुशीला अकेले ही कीर्तन में चली जाती है। सुशीला कीर्तन में जाकर बैठती है तो देखती है कि माया की बहू शुभांगी साड़ी पहने सिर पर पल्ला लिए भजन गा रही है। जब कीर्तन खत्म हो जाता है तो शुभांगी
सभी को प्रसाद देती है। माया शुभांगी की तारीफ करते हुए सुशीला से कहती है, देख रही हो बहन मेरी बहू को, कितनी सुशील है। गांव से लेकर आई हूँ मैं इसे। शहरी बहुओं की तरह ना ये छोटे कपड़े पहनती है और ना ही पार्लर और किसी पार्टी में जाती है। लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ मैं गांव से। हाँ माया बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। सुशीला, मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने दूसरे बेटे की शादी गांव में ही करवा दे। अगर दूसरे बेटे ने भी अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली तो तुझे तेरी बड़ी बहू जैसी ही छोटी बहू को भी झेलना पड़ेगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही घर जाकर बात करती हूँ। सुशीला घर आती है। मानव से सारी बातें बताते हुए कहती है, सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ कि आप कल ही पंडित जी को फोन करके बुला लीजिए। मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर सुशील बहू लेकर आऊंगी, जो मेरे घर की इज्जत को लेकर चले। अगले दिन मानव पंडित जी को फोन करके बुला लेता है। पंडित जी कुछ लड़कियों की फोटो दिखाते हैं। तभी सुशीला कहती है, पंडित जी, मुझे गांव की कोई संस्कारी लड़की की फोटो दिखाइए। मुझे अब शहरी बहू नहीं चाहिए। ठीक है सुशीला बहन, फिर तुम इस लड़की की फोटो देखो। इसका नाम राधा है। ये बिल्कुल राधा की तरह ही लगती है। बड़ी सुंदर और बड़ी सुशील गुणी लड़की है। ठीक है पंडित जी, तो आप मेरे बेटे अमित के लिए रिश्ते की बात चलाइए। हम कल ही इसे देखने जाएंगे। रात को अमित घर आता है तो सुशीला राधा की फोटो उसे दिखाते हुए कहती है, अमित बेटा, जरा तू इस लड़की को देखकर बता दे। अगर तुझे ये अच्छी लगेगी तो हम कल ही इसे देखने चलेंगे। अरे मोहम, ये लड़की तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। चलो कल देख कर आते हैं ना। अगले दिन सुशीला अपने पूरे परिवार के साथ राधा को देखने जाती है। सिंपल सूट में सिर पर दुपट्टा डाले राधा चाय लेकर आती है, जो सभी को बहुत पसंद आती है। सुशीला तुरंत रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बिना देरी किए 2 महीने के अंदर शादी करवाकर राधा को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। सुशीला राधा की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ आओ राधा बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। राधा गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। तब उसके ससुर कहते हैं, रात काफी हो चुकी है, सभी लोग थक चुके हैं। बेटा, तुम भी अपने कमरे में जाकर अब आराम करो। और सुशीला, तुम भी थक गई होगी, चलो तुम भी आराम कर लो। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन राधा सुबह सुबह उठती है। सबसे पहले वो नहा धोकर पूजा के कमरे में दिया बाती करती है और फिर हॉल में आकर अपने सास ससुर को प्रसाद देती है। फिर उनके पैर छूकर कहती है, माँ जी, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है। आप बता दीजिए कि रसोई में जाकर मुझे क्या बनाना है, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, अभी तो तू नई नई आई है, कोई जरूरत नहीं है तुझे रसोई में काम करने की। तेरी जेठानी है ना, वो रसोई संभाल लेगी। वैसे भी आज तेरी मुँह दिखाई है, थोड़ी देर में सभी औरतें आती होंगी। तू यहीं बैठ ताकि सब देख सके कि मैं कितनी संस्कारी बहू लेकर आई हूँ। वहीं खड़ी प्रिया ये सब सुन रही थी। प्रिया रसोई में जाती है और नाश्ता बनाते हुए अपने आप से कहती है, माँ जी को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें संस्कारी बहू नहीं, कोई खजाना मिल गया है। पता नहीं मेरे लिए कितना जहर भरा है उनके मन में। ऐसा कहकर प्रिया नाश्ता बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सभी पड़ोसन आ जाती हैं। पड़ोसन को देखकर राधा घूंघट कर लेती है। सभी पड़ोसन एक एक करके घूंघट उठाकर राधा का मुंह देखती हैं और तारीफ करते हुए कहती हैं, सुशीला बहन, तुम्हारी एक बहू जितनी मॉडर्न है, दूसरी बहू इतनी ही साधारण। सुंदर होने के साथ साथ बड़ी ही संस्कारी भी है। तुम्हारे तो भाग खुल गए जो इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें। सुशीला सभी लोगों से राधा की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रिया सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, तब सुशीला प्रिया को ताना मारते हुए कहती है, तुम लोग कहती थी ना कि मेरी बहू संस्कारी नहीं है, इसीलिए मैं अपनी दूसरी बहू संस्कारी लेकर आई हूँ। थोड़ी देर के बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है और सभी औरतें अपने अपने घरों को चली जाती हैं। रात को प्रिया विराज से कहती है, विराज, माँ जी पहले तो घर में ही मेरी बेइज्जती किया करती थी, लेकिन देवरानी जी के आने पर तो उन्होंने पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया है। हर वक्त वो मेरे पहनावे को लेकर मुझे ताना मारती रहती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्रिया, तुम क्यों परेशान होती हो? हाँ, माँ की अभी नई नई खुशी है, नई बहू के आने की खुशी है, बस खुश होने दो उन्हें। तुम इतनी चिंता मत करो। हाँ, और वैसे भी माँ का नेचर तो तुम जानती हो ना।
तो वहीं दूसरी तरफ राधा अपने पति से। सुनिए जी, घर में सभी को खाने में क्या क्या पसंद है आप मुझे बता दीजिए। मैं कल से सबकी पसंद का खाना बना लूंगी। राधा, घर में किसको क्या पसंद है ये तुम्हें भाभी बता देंगी, हाँ? या फिर तुम मेड से भी पूछ सकती हो। वैसे तुम्हें खाना बनाने के अलावा और क्या क्या पसंद है? बस जी, पूजा पाठ और भजन कीर्तन ही अच्छा लगता है मुझे तो। वैसे मैंने तुम्हें सिर्फ साड़ी में ही देखा है। साड़ी के अलावा भी तुम कुछ पहनती हो? मेरा मतलब है जीन्स, टॉप या फिर वेस्टर्न। राम राम जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो बस साड़ी ही पहनती हूँ। चलो अच्छा ही है, माँ को जैसी बहू चाहिए थी वैसी ही बहू मिल गई। और राधा मुझे भी बहुत पसंद है। अगले दिन राधा सुबह उठकर मंदिर में दिया बाती करने के बाद अपने सास ससुर के पैर छूती है। फिर रसोई में जाकर सुबह के खाने की तैयारी कर लेती है। तभी शीला बाई वहां आती है और कहती है, मैं तो रोज यहाँ खाना बनाती हूँ, लेकिन आज तो आपने बना लिया। हाँ शीला दीदी, और आज से मैं रोज खाना बना लिया करूँगी, इसीलिए आपकी छुट्टी। ठीक है मेम साहब, अब मुझे मत बुलाना, मैं काम छोड़ने के बाद फिर नहीं करती। ऐसा कहकर शीला वहां से चली जाती है। फिर राधा तड़के वाली दाल, वेज पुलाव, मटर पनीर, छोले कुलचे, पूरी और आलू के पराठे के साथ रायता और गर्मा गर्म रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। और फिर अपनी सास के पास आकर कहती है, माँ जी, मैंने खाना बना लिया है, आप सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप सबको खाना परोस देती हूँ। सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और बारी बारी से राधा सबको खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और राधा की बहुत तारीफ करते हैं। सुशीला प्रिया को फिर से ताना मारते हुए कहती है, राधा बहू, बहुत दिनों बाद मुझे बहू के हाथों का खाना खाने को मिल रहा है, वरना मेड ही खाना बनाकर खिलाती थी हमें। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ राधा भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, आपके हाथों में तो बिल्कुल अन्नपूर्णा का वास है। सभी लोग राधा के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं और खाना खाने के बाद एक एक करके सभी लोग राधा को नेक देते हैं। और धीरे धीरे राधा को आए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधा दोपहर में डस्टिंग करते हुए अपनी सास से कहती है, माँ, घर काफी गंदा हो गया है, ऐसा करती हूँ कि सारे घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। वैसे कुछ सामान एक्स्ट्रा है जो मैंने रसोई से बाहर निकाला है। स्टोर रूम कहाँ है? मैं उसे वहाँ रख देती हूँ। बहू, स्टोर रूम ऊपर बड़ी बहू के कमरे के बगल में है। ये रही स्टोर रूम की चाबी। सुशीला जब चाबी दे रही थी तभी प्रिया किसी काम से हॉल में आती है। तब सुशीला उसे सुनाकर कहती है, बड़ी बहू को तो आज तक मेकअप और पार्लर से फुर्सत नहीं मिली जो वो घर की चाबियां संभाले। ये रही स्टोर रूम की चाबी, आज से तुम ही संभालो इसे और साफ सफाई का भी ख्याल रखना। माँ जी को पता नहीं राधा के सामने हर बार मुझे नीचा क्यों दिखाना होता है, मुझे तो हॉल में आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और राधा एक्स्ट्रा सामान उठाकर स्टोर रूम का ताला खोलकर उसमें रख देती है और बाहर की साफ सफाई करने लगती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन सुशीला राधा से कहती है, राधा बहू, आज हमारे मोहल्ले में भजन का कार्यक्रम है, तू तैयार हो जा, मेरे साथ भजन में चलना। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होकर आती हूँ। राधा अपने कमरे में जाती है और एक सिंपल सी साड़ी पहनकर घूंघट डालकर तैयार होकर अपनी सास के पास आती है। दोनों पड़ोस में कीर्तन में जाती हैं। तब सुशीला राधा से कहती है, राधा बहू, जरा भजन गाकर तो सुना दे सबको। जी माँ जी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राधा भजन गाकर सुनाती है। सभी लोगों को राधा बहुत पसंद आती है। राधा की सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन प्रिया पार्लर के लिए तैयार होकर निकल ही रही थी कि तभी राधा वहां आती है और कहती है, जेठानी जी, आज मैं खीर पूरी मटर पुलाव और कई तरह की डिशेस बना रही हूँ, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन देवरानी जी, मुझे तो पार्लर जाना है। अरे एक दिन पार्लर नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर कभी चली जाना। अभी राधा बहू की मदद करवा ले जाकर। अब तो प्रिया मुंह उतार कर रसोई में जाती है और सब्जियां काटने लगती है। तभी राधा इतराते हुए कहती है, वैसे जेठानी जी, पार्लर और किटी पार्टी के अलावा घर के काम भी आने चाहिए। आप जो प्याज काट रही हैं ना, उसे थोड़ा पतला पतला काट दीजिए। माँ जी ने इसे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, अब तो इसके मुंह में भी जुबान आने लगी है। ऐसा सोचते हुए प्रिया की खाना बनाने में मदद करती है।
उसके बाद दोनों मिलकर सभी के लिए खाना लगाते हैं। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी सुशीला राधा की तारीफ करते हुए कहती है, बहू, आज तो तूने सचमुच बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो तेरे जैसी लक्ष्मी के हमारे घर में पांव पड़े हैं। वैसे माँ जी, खाना बनाने में मैंने भी बहुत मदद की है, तो थोड़ी तारीफ तो मेरी भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तूने भी अच्छा किया। ये सुनकर प्रिया अंदर ही अंदर कुढ़ जाती है। रात को प्रिया विराज से कहती है, विराज, तुमने देखा ना, देवरानी जी ने खाना बनाया तो माँ जी ने उनकी कितनी तारीफ की, और मैंने पार्लर जाना कैंसिल करके उनकी इतनी मदद की, उसकी कोई भी तारीफ नहीं हुई। अब तो देवरानी जी भी मुझे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रिया, तुम हजारों में नहीं बल्कि लाखों में एक हो, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे तुम्हारा दिमाग खराब होना गलत भी नहीं है। मैं माँ से खुद बात करूंगा। हाँ, वैसे काफी दिनों से हम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए, तो कल चलें? हाँ सच में यार, और तुम मुझे मेरी फेवरेट पानी पूरी भी खिलाओगे ना? हाँ, और हम दोनों मिलकर खाएंगे। हाँ, जैसे कॉलेज टाइम में खाया करते थे। अगले दिन शाम को विराज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब तक प्रिया एक सुंदर सा वन पीस पहनकर तैयार हो जाती है। फिर विराज प्रिया को लेकर पार्क में जाता है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और फिर पानी पूरी खाने के लिए पानी पूरी की दुकान पर जाते हैं। भैया, हमेशा की तरह तीखी तीखी चटपटी पानी पूरी बना दो। पानी पूरी वाला पानी पूरी बनाने लगता है और प्रिया और विराज दोनों पानी पूरी खाने लगते हैं। तभी पानी पूरी खाते हुए प्रिया की नजर सामने स्कूटी से जा रही दो लड़कियों पर पड़ती है, जिसे देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और विराज से कहती है, विराज, देवरानी जी वो भी इतने छोटे कपड़ों में? विराज पलट कर देखता है, लेकिन तब तक वो लड़कियां स्कूटी से जा चुकी होती हैं। विराज, मैंने राधा को अभी अभी छोटे छोटे कपड़ों में एक लड़की के साथ स्कूटी पर जाते देखा है। वो राधा ही थी। नहीं प्रिया, तुम्हें तो पता है ना कि राधा गांव की लड़की है और वो घूंघट डालकर रहती है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो राधा नहीं हो सकती। वैसे हमें बहुत देर हो रही है प्रिया, तो हम घर चलें? उसके बाद विराज और प्रिया दोनों घर आ जाते हैं। प्रिया घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, राधा कहाँ है? बेचारी घर का काम निपटाकर सब्जी लेने गई है, तेरी तरह अपने पति के साथ घूम नहीं रही। तभी राधा सब्जियां लेकर आती है और कहती है, माँ जी, आज बाजार में काफी भीड़ थी, बहुत मुश्किल से अच्छी सब्जियां मिली है मुझे। ऐसा कहकर राधा प्रिया की बातों को टाल देती है और रसोई में चली जाती है। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। तब प्रिया मन ही मन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राधा घर वालों से कुछ छुपा रही है। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन दोपहर में प्रिया देखती है कि राधा स्टोर रूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। प्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये राधा स्टोर रूम में क्या कर रही है इतनी देर से? अरे क्या कर रही है मतलब? साफ सफाई कर रही है। साफ सफाई करने में समय लगता है। 10 स्टोर रूम से बाहर ना आए, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर रखा होगा। अब तुझे साफ सफाई के बारे में क्या पता होगा भला? ओ माँ, आप हर बात में भाभी को क्यों सुनाने लगती हो? मानती हूँ राधा भाभी अच्छी है, लेकिन प्रिया भाभी भी किसी से कम नहीं है। मेरे कॉलेज की सहेलियों को तो प्रिया भाभी ही पसंद है। वो प्रिया भाभी की बहुत तारीफ करती हैं। हाँ, वो उन्हीं के जैसी है ना, इसीलिए। ओहो माँ, आपको तो समझाना ही बेकार है। ऐसा कहकर शिखा अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया भी ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया के कमरे के बगल में ही स्टोर रूम था। प्रिया बार बार निकलकर देख रही थी कि राधा बाहर निकली या नहीं। राधा को स्टोर रूम में गए काफी देर हो गई है, वो अभी तक बाहर नहीं निकली। आखिर वो स्टोर रूम में कर क्या रही है? ऐसा सोचते हुए प्रिया अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी सास के पास आती है तो देखती है कि राधा सुशीला के पास बैठकर बातें कर रही है। अब तो प्रिया को राधा पर और ज्यादा शक हो जाता है। वो हर दिन राधा पर नजर रखने लगती है। वो देखती है कि राधा स्टोर रूम में जाती है और काफी देर तक वहीं रहती है। प्रिया मन में सोचती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन मुझसे ज्यादा दिन तक ये गड़बड़ छुप नहीं सकती। मैं तो पता लगा ही लूंगी। अगले दिन प्रिया छुपकर राधा को स्टोर रूम में जाते हुए देखती है। काफी देर के बाद राधा स्टोर रूम से बाहर निकलती है और अपने कमरे की तरफ जाती है। प्रिया भी नजरें बचाकर उसके पीछे पीछे जाती है। राधा स्टोर रूम की चाबी अपनी तकिया के नीचे रख देती है।
प्रिया भी दरवाजे के पीछे छिपकर ये सब कुछ देख लेती है और जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती है। फिर राधा रसोई में जाती है तो प्रिया नीचे आती है और उसके कमरे में जाकर चाबी उठा लेती है और अपने आप से कहती है, आज मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि आखिर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जहाँ देवरानी जी घंटों रहती है। प्रिया अब सबसे नजरें बचाकर स्टोर रूम के बाहर जाती है। पहले वो इधर उधर देखती है, फिर स्टोर रूम का ताला खोलती है और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर का नजारा देखकर प्रिया हैरान रह जाती है, क्योंकि अंदर ढेर सारी शॉर्ट ड्रेस और मेकअप का सामान रखा हुआ था। ये सब देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है कि उस दिन मैंने मार्केट में देवरानी जी को ही छोटे कपड़ों में देखा था। देवरानी जी ये सारे कपड़े पहनती है, लेकिन आखिर इन्हें पहनकर वो जाती कहाँ है? मुझे पूरे सच का पता लगाना होगा। ऐसा कहकर प्रिया फिर से स्टोर में ताला लगा देती है और धीरे से चाबी लाकर राधा के तकिए के नीचे रख देती है। अगले दिन प्रिया छिप कर देखती है कि राधा पहले स्टोर रूम में जाती है। थोड़ी देर के बाद राधा शॉर्ट कपड़ों में निकलती है और पीछे की सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जहां उसकी सहेली इंतजार कर रही थी। राधा उसकी स्कूटी पर बैठती है और वहां से चली जाती है। ये देखकर प्रिया अपने आप से कहती है, अच्छा, तो ये है देवरानी जी की सच्चाई। अब प्रिया काफी देर तक अपने कमरे से बार बार बाहर निकलकर इंतजार करती है। काफी देर के बाद वही सहेली राधा को बाहर छोड़कर चली जाती है। राधा ऊपर आती है और स्टोर रूम में जाकर कपड़े बदल लेती है और वापस नीचे चली जाती है। ये सब देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, तो इसका मतलब है कि ये स्टोर रूम देवरानी जी का सीक्रेट रूम है। अगले दिन फिर राधा शाम को स्टोर रूम में जाती है और थोड़ी देर के बाद स्टोर रूम से एक शॉर्ट वन पीस पहनकर बाहर की सीढ़ियों से नीचे जाती है और अपनी सहेली की स्कूटी पर बैठकर वहां से चली जाती है। इस बार प्रिया भी पीछे से अपनी स्कूटी उठाकर राधा का पीछा करती है और साथ ही वीडियो भी बनाती है। प्रिया देखती है कि राधा अपनी फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है। प्रिया भी उसके पीछे पीछे क्लब में जाती है। वो देखती है कि राधा अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। ये देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये है देवरानी जी के संस्कार। जरा मैं देवरानी जी का वीडियो तो बना लूं। ऐसा कहकर प्रिया राधा का वीडियो बनाती है और चुपचाप घर आ जाती है। अगले दिन घर पर प्रिया की बुआ सास आती हैं। परिवार के सभी लोग बैठकर उनसे बातें करते हैं। फिर वो सुशीला से कहती हैं, सुशीला भाभी, कल मेरे घर सत्यनारायण की पूजा है, आप अपनी दोनों बहुओं को लेकर जरूर आना। बहन, मैं राधा को लेकर आऊंगी, वो बड़ा ही अच्छा भजन गाती है और पूजा में ले जाने लायक है। रही बात प्रिया की, तो प्रिया सिर्फ किटी पार्टी और पार्लर जा सकती है, वो पूजा में ले जाने लायक है ही नहीं। माँ जी, बहुत हो गया, आज तक मैं आपकी हर बात बर्दाश्त करती आई हूँ, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल आपको समझ आएगी। लेकिन राधा के आने के बाद मेरी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो रही है। आज मैं आपको राधा की सच्चाई दिखाऊंगी, चलिए मेरे साथ। ये तो क्या कह रही है बहू, जरा सोच समझ कर बात कर। आप लोग चलिए तो सही, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। अब प्रिया सभी को लेकर स्टोर रूम के बाहर पहुंचती है और राधा से कहती है, देवरानी जी, स्टोर रूम की चाबी दीजिए। मैंने कहा स्टोर रूम की चाबी दीजिए। प्रिया स्टोर रूम की चाबी लेती है और स्टोर रूम खोल देती है। सभी लोग अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वहां पर छोटे छोटे कपड़े, मेकअप और जिम का सामान सब कुछ रखा था। फिर प्रिया कहती है, देखिए माँ जी, ये है आपकी संस्कारी बहू का सीक्रेट रूम। देवरानी जी यहाँ से शॉर्ट कपड़े पहनकर तैयार होकर रोज बाहर जाती हैं। लेकिन प्रिया, ये भी तो हो सकता है ना कि राधा सिर्फ इस कमरे में ही ड्रेस पहनती हो और इन्हें पहनकर कहीं बाहर ना जाती हो। मुझे पता था कि ये बात जरूर आएगी, इसीलिए मैंने हर चीज का वीडियो बनाया है। ये देखिए वीडियो। ऐसा कहकर प्रिया अपने मोबाइल में राधा का सारा वीडियो दिखाती है। अब सभी लोगों के सामने राधा की सच्चाई आ चुकी थी। राधा भी काफी शर्मिंदा होती है। सुशीला गुस्से में कहती है, राधा बहू, ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। क्या करूं माँ जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं शॉर्ट ड्रेस पहनने के लिए प्रोफेसर मना करते थे। जब मैं घर आई तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं पहनने दिया। फिर जब मैं ससुराल आई तो आपने पहले ही मुझे संस्कारी बहू कहकर इतना सम्मान दिया कि मैं आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए मैंने कभी शॉर्ट कपड़े नहीं पहने। लेकिन मैं अपने शौक भला कैसे पूरे करती?
इसीलिए मैंने स्टोर रूम को अपना सीक्रेट रूम बना लिया। यहाँ तैयार होकर मैं अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ मौज मस्ती करती हूँ, और कुछ नहीं। सुशीला भाभी, इसमें गलती राधा की नहीं बल्कि आपकी भी है। जमाने के बदलने के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। आपको अपनी पुरानी सोच के बाहर निकलना होगा। कपड़े इंसान की पहचान नहीं होते। अब सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, मैं ही समाज के दबाव में आकर कुछ ज्यादा ही सख्त हो गई थी। आज के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगी। राधा, तुम्हें जैसा रहना है वैसा रहो, जो पहनना है वो पहनो। आज मैं समझ गई हूँ कि मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बेस्ट है। इसका मतलब है कि अब मैं भी जीन्स टॉप और बाकी वेस्टर्न ड्रेस पहन सकती हूँ। शिखा की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। इस तरह दोनों बहुएं मिलजुल कर मॉडर्न और इंडियन दोनों तरह की ड्रेस पहनती हैं और मिलजुल कर रहने लगती हैं। सुशीला भी अपनी दोनों बहुओं से खुश रहने लगती है।